हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था फ्रिक्शन, और उसमें हमने यहाँ पर एंड तक जाते जाते ये देख लिया था कि अगर एक ब्लॉक हमारा अर्थ की सरफेस पे अगर रेस्ट पे है, चिल मार रहा है, और जबकि सरफेस पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो भी ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है? 0। ये हमने देख लिया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक और अर्थ की सरफेस के बीच क्या नहीं था? कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं था। तो ये ध्यान रखना है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होना तब स्टार्ट होता है जब रिलेटिव मोशन हो दो सरफेसेस के बीच। अब उसकी टेंडेंसी हो या एक्चुअल हो, ये चीज हम लोग अब देखने वाले हैं। उसको मैं रब कर रहा हूं और आगे मैं समझाने वाला हूं सेकंड स्टोरी में कि फ्रिक्शन फोर्स अब कब एक्ट होना स्टार्ट होगा। देखो अब यहां पर, अब कई बार यहां पर तुमने ऐसा देखा होगा कि एक बहुत ही यहां पे हैवी सा बॉक्स है, वही वो अपना बॉक्स रखा है। ये काफी हैवी है, काफी हैवी बॉक्स है। ये अपना जो ऑब्जेक्ट है ये काफी हैवी ब्लॉक है। ब्लॉक लेते हैं, वही वाला ब्लॉक लेते हैं, फर्स्ट स्टोरी वाला ब्लॉक। फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, ये सरफेस और ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है। अर्थ की सरफेस और ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है। ठीक है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है मेरा। और अब मैंने क्या देखा कि एक छोटू आया, छोटू ब्लॉक को पुश कर रहा है। छोटू इज पुशिंग द ब्लॉक, हैवी ब्लॉक। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, ये तुम हो, ये तुम हो, ठीक है, ये तुम सब हो। मतलब कि अगर तुम सब ऑब्जर्वर हो, तो हम क्या देख रहे हैं? ठीक है, तो हमने देखा कि छोटू क्या है, वो ब्लॉक को पुश कर रहा है, लेकिन ब्लॉक जो है वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बट द ब्लॉक इज नॉट, ठीक है, मूविंग। ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ये ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ये ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ये तुम्हारा ऑब्जर्वर है, ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है ना। हम सब, तुम सब अपने आप को यहाँ पे मान लो, ठीक है, कि तुम सब यहाँ पे खड़े हो, तुम ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि छोटू आया, छोटू ने हैवी ब्लॉक को पुश किया। तुम ऐसा कर भी सकते हो, है ना। रियल में तुम जाकर, तुम जैसे ट्रक अगर खड़ा है, तुम ट्रक को ऐसे पुश करो तो क्या ट्रक मूव करने लग जाता है? नहीं ना। तो ऐसे ही कुछ है कि ये ट्रक मतलब कि हैवी ब्लॉक है, छोटू आके पुश कर रहा है, ठीक है, छोटू आके ऐसे ऐसे पुश कर रहा है। और हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी, सरफेस एकदम हॉरिजॉन्टल है अभी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ब्लॉक इज नॉट मूविंग। तो फिर से मेरा सवाल है कि विल फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन द ब्लॉक? इफ यस, तो बताना है फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो फिर से मेरा सवाल यही है, तो तुम्हें ये एग्जैक्टली फिर से यहां पर लिख लेना है, वो एग्जैक्टली यहां पर लिख लेना है तुम्हें, ठीक है। मेरा सवाल फिर से है इस स्टोरी नंबर 2 में कि क्या फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा ब्लॉक पे? अगर हां, तो फिर ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स किस ओर एक्ट करेगा? अगर एक्ट नहीं करेगा जैसे इस केस में था, तो फिर तो आगे की कहानी का कोई मतलब नहीं है इसमें, है ना। तो फिर से तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे हर स्टूडेंट ये फिर से नोट्स में तो अच्छे से लिख लेगा, वो पूरा एज इट इज अब कॉपी कर लेगा। देखो अब मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ कि अब हम कैसे सीखेंगे। देखो यहाँ पर इस स्टोरी नंबर 2 को कैसे हम एनालाइज करेंगे। क्या हमें यहां पर मोशन दिख रहा है? क्या ऑब्जर्वर को दिख रहा है कि तुम्हारा ब्लॉक मूव कर रहा है? तो नहीं, ये लिखा है ना यहाँ पे, ऑब्जर्वर को दिख रहा है क्या मोशन, मतलब कि ब्लॉक मूव कर रहा है? नहीं। यहां पर ऑब्जर्वर को दिख रहा था क्या कि तुम्हारा ब्लॉक मूव कर रहा है? तो नहीं। दोनों केस में ऑब्जर्वर क्या बोल रहा है कि ब्लॉक इज नॉट इन मोशन, है ना, दोनों केस में। और लेकिन इस केस में आंसर क्या आया? नो। तो फिर हमें क्या लगता है कि यार इस केस में भी क्या आंसर आना चाहिए कि ब्लॉक का फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? 0, ये आना चाहिए ना। पर ये गलत है हमारा, है ना। इस केस में भी रिलेटिव, देखो मोशन यहां नहीं हो रहा है। इस केस में भी ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, लेकिन
रिलेटिव जो मोशन है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है वो ऐसे नहीं बता सकते। वो कैसे बता सकते हैं वो सीखना है, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव जो मोशन है उसके बारे में मैंने क्या कहा था कि या तो टेंडेंसी होनी चाहिए या तो एक्चुअल मूव करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, या तो एक्चुअल। जब एक्चुअल मूव करेगा तो ये तो बहुत आसान केस है। क्यों? क्योंकि उसमें तो ऑब्जर्वर को दिखाई देगा कि मोशन हो रहा है, ऑब्जर्वर को दिखाई देगा कि मोशन हो ही रहा है। ये समझ में आ रहा है ना? लेकिन टेंडेंसी में ना ऑब्जर्वर को हमेशा ब्लॉक किस पे दिखाई देगा? रेस्ट पे। देखो इसमें जैसे रेस्ट पे दिखाई जाता है, पर इसमें टेंडेंसी भी नहीं है। क्यों नहीं है टेंडेंसी? वो मैं समझाता हूं कि टेंडेंसी का मतलब क्या है। इस स्टोरी से तुम्हें टेंडेंसी की फील आएगी। पर इस वाले केस में टेंडेंसी है। इस वाले केस में हैवी ब्लॉक के पास मोशन करने की टेंडेंसी है। कैसे पता चलता है? फिर से मेरा पॉइंट मेथड है ना, कौन सा मेथड यूज करना है हम सबको? पॉइंट मेथड। मैं 2 पॉइंट्स मार्क कर दूंगा, एक ब्लॉक पे और एक अर्थ के सरफेस पे। 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए और फिर सोच लूंगा कि फ्रिक्शन एब्सेंट है। पॉइंट मेथड पे ध्यान रखना है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि पॉइंट्स मार्क करने हैं। फिर सेकंड स्टेप क्या है कि मान लेना है कि फ्रिक्शन इज एब्सेंट, ऐसा मान लेना है। फ्रिक्शन एब्सेंट है तो अब मैं एफबीडी में आऊंगा, तो वर्टिकल एफबीडी में तो अब कोई रोल नहीं है वैसे तो। अभी तो वर्टिकली एन लग रहा है ऊपर की ओर और ग्रेविटी लग रही है नीचे की ओर, वो तो ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन फोर्स लगता ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट जो सरफेस है उसके टेंजेंशियल लगता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स यहां लगना होगा तो कांटेक्ट सरफेस के टेंजेंशियल लगना होगा। अच्छा छोटू देखो ऐसे पुश कर रहा है तो इस ब्लॉक पर छोटू का फोर्स तुम्हें दिखाना पड़ेगा ऐसे। ये क्या है? ये है छोटू का फोर्स, फोर्स जो छोटू लगा रहा है। कुछ भी लगा रहा हूं लेकिन लगा तो रहा है कुछ भी फोर्स, और फ्रिक्शन मैंने एब्सेंट मान लिया है। अब सोच के देखो, अगर फ्रिक्शन एब्सेंट है तो अब मैं अगर इस ब्लॉक पे देखूं तो इस ब्लॉक में हमें दिख रहा है कि यार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। छोटू को कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है क्या? यहां नहीं कर रहा है। मतलब कि अगर मैं फ्रिक्शन को एब्सेंट मान रखा है तो छोटू के फोर्स की वजह से ब्लॉक कहां मूव करेगा? ब्लॉक मूव करेगा राइट हैंड साइड पे। ब्लॉक का मोशन कहां करोगे? ऐसे ना, ब्लॉक तुम्हारा राइट हैंड साइड पे मूव करेगा ना। फ्रिक्शन ध्यान दो, दिमाग में मैंने सोच रखा फ्रिक्शन एब्सेंट है तो ये ब्लॉक मूव करेगा राइट हैंड साइड की ओर। तो ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा पॉइंट यहां से चल के यहां आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ की सरफेस और ब्लॉक के बीच क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन हो रहा है। अगर फ्रिक्शन को एब्सेंट मान लिया तो ब्लॉक की सरफेस और अर्थ के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट के रिलेटिव ऊपर वाला पॉइंट कहां चला गया? राइट हैंड साइड पे चला गया ना। इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन हो रहा। पर हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि ब्लॉक इज नॉट यहां मूविंग, तो इसको बोलते हैं टेंडेंसी, कि हमारे ब्लॉक के पास मोशन की टेंडेंसी है। अगर फ्रिक्शन एब्सेंट होता, अगर फ्रिक्शन एब्सेंट होता तो ब्लॉक के पास क्या है? मोशन की टेंडेंसी है। ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन एब्सेंट है तो ब्लॉक यहां मूव कर सकता है, लेकिन रियलिटी में मूव नहीं कर रहा। तो इसी को हम बोलते हैं कि हमारे ब्लॉक के पास मोशन की टेंडेंसी है। मतलब कि अगर ब्लॉक मोशन कर ही जाता अगर फ्रिक्शन एब्सेंट होता है, तो उसको बोलते हैं टेंडेंसी होना। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स इसी को अपोज कर रहा होगा, है ना, मोशन को अपोज कर रहा होगा। तो ये पॉइंट कहां मूव कर रहा है? राइट हैंड साइड पर। इसका रिलेटिव है ना, अर्थ के रिलेटिव ये पॉइंट मूव कर रहा है राइट हैंड साइड की ओर। तो ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? पीछे की ओर, है ना, ब्लॉक पर। अरे ये पॉइंट थोड़ा ऑलमोस्ट यहां सरफेस पे मैंने थोड़ा सा ऊपर दिखा रखा है, सो दैट कि साफ साफ एफबीडी में हमें समझ में आए कि फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। देखो यहां पर अगर फ्रिक्शन अब एब्सेंट है तो इस ब्लॉक की मोशन की टेंडेंसी कहां की ओर है? राइट हैंड साइड की ओर। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? फ्रिक्शन फोर्स उसी को अपोज कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। इस केस में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की ओर। फ्रिक्शन फोर्स का सिंबल हमने ले लिया अभी स्मॉल एफ, है ना ये। और ये फ्रिक्शन फोर्स जो यहां पर अपना एक्ट हो रहा है, ये छोटू के फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। यही यहां पर इसका, यही यहां पर क्या है? यही यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन है कि छोटू जब फोर्स लगा रहा है और फिर भी ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि इस छोटू के फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स ने बैलेंस कर लिया होगा। ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ब्लॉक पर। कौन लगा रहा है? अर्थ की सरफेस। अर्थ की सरफेस ब्लॉक पर लगा रहा है फ्रिक्शन फोर्स। यहां पर कोई पूछता कि अर्थ की सरफेस पर फ्रिक्शन कहां लगेगा, तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। इसलिए मेरा ये पॉइंट जो मेथड है वो मुझे लगता है फेवरेट। इस पॉइंट ने देखा कि ये जो पॉइंट है वो मेरे रिलेटिव आगे जा रहा है, तो ये पॉइंट उसको अपोज करेगा फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, है ना। और फिर टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए ये जो पॉइंट है ये इस पर रिएक्शन देगा
और इस पर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगेगा। कोई पूछता कि अर्थ की सरफेस पर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, तो राइट हैंड साइड की ओर, और ब्लॉक पर कहाँ लगा है, लेफ्ट हैंड साइड की ओर। ये दोनों पॉइंट्स मैंने हल्के से कांटेक्ट जो सरफेस है उससे ऊपर बढ़ा रखे, सो दैट की फिगर अच्छे से दिखाई दे हमें फिगर में कि कौन सा फ्रिक्शन फोर्स किसके ऊपर लग रहा है। एक्शन रिएक्शन, अब यहाँ पेयर्स तो पता ही है तुम्हें, थर्ड लॉ यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ उसके हिसाब से, तो इसलिए ये जब मैं ब्लॉक का बनाऊंगा एफबीडी तो ये दिखाऊंगा फ्रिक्शन, अगर अर्थ का एफबीडी कोई बोलता बनाने को तो तुम ये दिखाते हो फ्रिक्शन की, अर्थ के सरफेस पर इस वाली स्टोरी में फ्रिक्शन आगे लग रहा है ना। तो देखो यहाँ पर ब्लॉक पर क्या फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो उसका आंसर है हाँ, यस ये लग रहा है। और फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कहाँ की ओर है, वो डायरेक्शन तुम्हारे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की ओर है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो डायरेक्शन है वो समझ में आई, वो कैसे कि हमें क्या करना है, हमें रिलेटिव जो मोशन है उसकी टेंडेंसी, एक्चुअल इस केस में अपनी टेंडेंसी है, इस केस में क्या है, इस केस में यहाँ टेंडेंसी है, यहाँ पे टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। हम टेंडेंसी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में तो हमें मूव होता नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव हो जाता अगर उस पर फ्रिक्शन एब्सेंट होता, तो हम बोलते हैं टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है यहाँ पर। इसलिए फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, उसी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन। अच्छा यहाँ पे फ्रिक्शन कितना एक्ट हो रहा है वो तो अभी मैंने बताया नहीं, तो उस पर भी हम आते हैं धीमे धीमे ना, कितना एक्ट होगा कितना नहीं एक्ट होगा वो आएंगे धीमे धीमे। थर्ड स्टोरी लेते हैं। थर्ड स्टोरी में ये तुम्हारा मान लेते हैं कि अब एक हल्का ब्लॉक है, हल्का ब्लॉक है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है तुम्हारा, फ्रिक्शन यहाँ प्रेजेंट है, एक लाइट ब्लॉक है और छोटू आकर इसको पुश कर रहा है। अगर हल्का ब्लॉक है, छोटू पुश कर रहा है, तो तुम्हें पता है कि छोटू जब उसको पुश करेगा तो ब्लॉक यहाँ मूव करने लग जाएगा, ठीक है। तो छोटू इज पुशिंग द ब्लॉक एंड द ब्लॉक इज मूविंग। इस केस में ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये हमने ऑब्जर्व किया, ये हमने ऑब्जर्व किया। छोटू इज पुशिंग द ब्लॉक, छोटू इज पुशिंग द ब्लॉक and the block is moving and the block is moving, और ब्लॉक हमारा मूव कर रहा है, ये हमने ऑब्जर्व किया। तो मुझे फिर से ये लिखना है, ये स्टेटमेंट लिख लो फिर से कि will friction force act on the block, if yes तो तुम्हें बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, है ना। तुम्हें वही स्टेटमेंट लिख लेना है यहाँ पर, इसके नीचे नहीं, जैसे तो मैंने यहाँ पर भी बॉक्स मार के लिखा है, तुम्हें लिखना है तो तुम्हें वही चीज लिख लेना। अब सीखते रहो यहाँ पे। तो जब ब्लॉक, अब देखो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, एक्चुअल में क्या दिख रहा है ऑब्जर्वर को कि यार छोटू यहाँ से ऐसे फोर्स लगा रहा है, छोटू वर्टिकल एबिलिटी नहीं देख रहा, और ब्लॉक तुम्हारा क्या कर रहा है, ब्लॉक तुम्हारा एक्चुअल मोशन कर रहा है, ब्लॉक क्या कर रहा है तुम्हारा एक्चुअल मोशन कर रहा है। अच्छा ब्लॉक तुम्हारा एक्चुअल मोशन कर रहा है, तो अगर मैं ये दो पॉइंट्स लूं तो ये पॉइंट तुम्हारा एक्चुअल में मूव करता ही दिखाई देगा, तो हम क्या बोल रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच एक्चुअल रिलेटिव मोशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि एक्चुअल रिलेटिव मोशन हो रहा है, क्योंकि इस देखो एक्चुअल का मतलब क्या है कि हमें ऑब्जर्वर को दिखाई दे रहा है कि भाई मोशन हो ही रहा है, तो जब मैं लिख दिया साफ साफ मोशन हो रहा है तो ऑब्जर्वर को भी क्या दिखाई दे कि ब्लॉक तो एक्चुअली मूव ही कर रहा है, तो इन दोनों सरफेसेस के बीच एक्चुअल रिलेटिव मोशन हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्चुअल रिलेटिव मोशन होना, ठीक है। इसमें तो फ्रिक्शन एब्सेंट और प्रेजेंट की बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब दिख ही रहा है कि मोशन हो रहा है तो फिर हम मोशन लेके ही चलेंगे, और जब एक्चुअल मोशन हो रहा है और फ्रिक्शन प्रेजेंट है अपना, तो फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करेगा। फिर से फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, चाहे वहां पे एक्चुअल हो या फिर चाहे वहां पे टेंडेंसी हो। टेंडेंसी वाला पता लगना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा होता है ना। तो इसमें जब एक्चुअल मोशन कर रहा है तो अगर दो पॉइंट्स दिए तो ये पॉइंट ऊपर वाला पॉइंट या नीचे वाले के मतलब कि पॉइंट रिलेटिव राइट हैंड साइड को एक्चुअली मूव कर रहा है, तो नीचे वाला जो पॉइंट है वो ऊपर वाले पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, यहाँ लेफ्ट की ओर, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करता है, रिलेटिव जो मोशन है उसको अपोज करता है, तो ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर।
ठीक है, ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ से, जो इसके रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। इस केस में एक्चुअल रिलेटिव मोशन हो रहा है ब्लॉक और अर्थ की सरफेस के बीच। इस केस में एक्चुअल रिलेटिव मोशन हो रहा है ब्लॉक और अर्थ की सरफेस के बीच। होपफुली सबको ये बात समझ में आई होगी, इतना समझ में आ गया कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर ये जो यहाँ पर 3 बेसिक स्टोरीज है, इसमें से मैं तो इस स्टोरीज में से मैंने तुम्हें सिर्फ इतना सिखाया है कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर 0 कब होता है, टेंडेंसी कैसे पता करनी होती है, और एक्चुअल जो मोशन है वो कैसे पता करना होता है। एक्चुअल मोशन के तो आंखें हमें दिख रहा है ना, हमें उस पर ज्यादा सोचना नहीं। टेंडेंसी के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर पहले मान लेना है कि फ्रिक्शन एब्सेंट है, उसके अलावा हम सारे फोर्सेस मार्क कर देंगे। उन सारे फोर्सेस की वजह से देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ के मूव कर सकता है, देखेंगे ऐसा कि ऑब्जेक्ट कहाँ के मूव कर सकता है, तो फिर फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा पिक्चर में और वो उस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो वहां पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे ठीक है टेंडेंसी थी मोशन की, इसलिए तो ऑब्जेक्ट किस में दिख रहा था हमें, मोशन में नहीं दिख रहा था हमें, ठीक है, इसलिए वहां पे हम बोलेंगे कि टेंडेंसी थी। अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे कैसे बढ़ना है कि मैंने देखा कि इस कहानी में भी फ्रिक्शन लग रहा है, इस कहानी में भी फ्रिक्शन लग रहा है, पर इन दोनों स्टोरीज में क्या चेंज है कि यहाँ पर टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन की और यहाँ पर एक्चुअल रिलेटिव मोशन हो रहा है। मतलब इस केस में ब्लॉक हमें रेस्ट पे दिख रहा है फिर भी फ्रिक्शन लग रहा है, इस केस में ब्लॉक एक्चुअली मूव कर रहा है फिर भी फ्रिक्शन लग रहा है। तो ये दोनों फ्रिक्शंस क्या सेम होंगे या अलग अलग होंगे, ये मैं बताने वाला हूं। तो मैं ये बताने वाला हूं कि ये दोनों फ्रिक्शंस तुम्हारे अलग होते हैं, ये दोनों फ्रिक्शंस तुम्हारे क्या होते हैं, अलग होते हैं, और वो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो 2 स्टोरीज से हमें दिख रहा है कि फ्रिक्शन के लिए ये 2 टाइप्स होने चाहिए, फ्रिक्शन के तुम्हारे क्या होने चाहिए, दो टाइप्स होने चाहिए फिर कि एक टाइप यहां पर कि जब ब्लॉक तो हमें रियलिटी में दिख रहा है कि नहीं मूव कर रहा है फिर भी फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, ठीक है, और एक टाइप यहां पर कि जब हमें दिख रहा है कि ब्लॉक रियलिटी में मूव कर रहा है और तब भी फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन लग रहा है, तो वो अलग टाइप। तो ये 2 टाइप्स को हम क्या बोलेंगे, तो एक टाइप को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर ये काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो यहाँ पर ये नाम से समझ में आ रहा है तुम्हें ना, तुम्हें नाम से समझ में आ रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर हम यहाँ पे तब लगाएंगे जब ब्लॉक जो है वो एक्चुअल में क्या दिखाई देगा, एक्चुअल में रेस्ट पे दिखाई देगा, एक्चुअल में मूव नहीं कर रहा होगा। तो जब हमें मतलब ऑब्जर्वर को एक्चुअल में दिखाई दे रहा है कि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है और फिर भी उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, तो उस टाइप के फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे कि उस पर क्या लग रहा है, उस पर वही स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और जब ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्वर है ना, ये जब ऑब्जर्वर को इसको ये दिखाई दे रहा है कि ब्लॉक तुम्हारा एक्चुअल मोशन कर रहा है और फिर भी ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो इस फ्रिक्शन को बोलेंगे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एंड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पर इस केस में, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इस केस में, ठीक है, इसको पूरा लिख सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एंड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का सिंबल मैं ये लेके चलूंगा Fs, है ना, ऐसे, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का सिंबल मैं ऐसे लेके चलूंगा Fk, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है। इसको नोट करते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये अब दोनों टाइप को हम लोग एक करके डिस्कस कर लेते हैं, है ना, और उसके फॉर्मूले लिख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का और क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स करते हैं। तो सबसे पहली चीज इसके लिए ध्यान रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो सिंबल होता है वो Fs लेके चलना है, जिसका सिंबल है Fs, है ना।
ये शो कर रहा है कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, अगर मतलब एलबीडी में दिखाएंगे तो ये सिंबल्स दिखाएंगे। फिर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात जो मैं ध्यान रखनी है, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट सी बात हमें यहां पर ध्यान रखनी है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसका मतलब क्या है कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है कि वो देखो मैं बताता हूं, पहले लिख लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसका मतलब क्या है, इट मींस दैट the value of static friction force will be equal to the total external force or the component of external force or the component of external force or the component of the external force which is parallel to the contact surface। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब क्या है कि जो हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है हमारे ऑब्जेक्ट पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के, या फिर उस एक्सटर्नल फोर्स के यहाँ पर कंपोनेंट के। ये दोनों चीजें तुम्हारी क्या होनी चाहिए, जो कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल है। इसका उसका मतलब क्या है, बहुत आसानी से देखते हैं, इसका मतलब सीखते हैं कि अगर, अच्छा यहाँ पर एक चीज मैं लिखना भूल गया कि ये तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स तो है, और लिखना भूल गया, लेकिन ये हमें पता तो है कि ये अब तभी एक्ट होता है अब जब यहाँ पे टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होता है ना। ये मैंने बताया तो था ही पहले, तो फिर भी लिख सकते हैं, इट एक्ट्स when there is a tendency of relative motion between two objects in contact। ये पॉइंट ऊपर लिख लेना ना, इसके ऊपर लिखना है, between two objects in contact। बताया तो था, पर ये पॉइंट लिख लेना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अब तभी एक्ट करता है जब दो ऑब्जेक्ट्स जो आपस में यहाँ पे कांटेक्ट में, उनके बीच क्या है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, एक्चुअल रिलेटिव मोशन नहीं है। तो इसमें हमेशा हमें ये दिख रहा होगा कि सिस्टम तो हमेशा किस में दिखाई देगा, रेस्ट पे दिखाई देगा। जैसे वो एक सिंपल सा केस लेता हूँ और इसमें मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब क्या है। जैसे ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर मैंने मान लेते हैं कि ये 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और मैंने देखा कि ब्लॉक क्या है, ब्लॉक है रेस्ट पे। ब्लॉक क्या है, ब्लॉक इज एट रेस्ट। हमने क्या देखा, हमने ऑब्जर्वेशन देखा कि ब्लॉक इज एट रेस्ट, ये हमने ऑब्जर्वेशन देखा। ब्लॉक क्या है तुम्हारा, रेस्ट पे है। तो अब बताना है कि इस ब्लॉक पर पहले तो ये कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, और लग रहा है तो कितना लग रहा है। तो ब्लॉक पर ये फोर्स लगा रहा है, ब्लॉक फिर भी रेस्ट पे, ये अर्थ की सरफेस है। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट है, मान लेते हैं एब्सेंट है, तो ब्लॉक को इस फोर्स की वजह से तो राइट हैंड साइड पे मूव करना चाहिए। इस बात से तो आपको एग्री करना है। लेकिन ब्लॉक रेस्ट पे है तो ऑब्वियस सी बात है कि अर्थ की सरफेस में ब्लॉक पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाया होगा, जो कि ये जो यहाँ पर
कांटेक्ट सरफेस है उसके अपोजिट लगा हुआ फ्रिक्शन फोर्स। और ये फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लग रहा होगा? स्टार्टिंग वाला, क्योंकि ब्लॉक हमें किस में दिख रहा है? रेस्ट पे। मतलब कि इस ब्लॉक के पास मोशन की टेंडेंसी है, फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्लॉक मूव करता, लेकिन ब्लॉक अगर नहीं मूव कर रहा है तो उसी को बोलते हैं कि मोशन की टेंडेंसी। इस ब्लॉक के पास अर्थ के रिलेटेड है ना मोशन करने की टेंडेंसी है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स ने उसको रोक रखा है कि वो मोशन ना करे। और तो ये इसका एफबीडी कंप्लीट हो जाता है। पर ये कौन सा फ्रिक्शन बोलोगे तुम? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलोगे। और कोई पूछे कि बताओ यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, तो वो आ जाएगी 2 न्यूटन। देखो यहाँ पे वही चीज सिखा रहा हूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी? जो हमारे सिस्टम पे, हमारे ऑब्जेक्ट पे, ये ब्लॉक पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, जो उसको यहाँ मूव करा सकता है। हाँ, ये एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारा ये जो सरफेस है, ये जो यहाँ पर अपना संपर्क है, उसके पैरेलल होनी चाहिए ना। वो भी देखते हैं, सारे केसेस देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूं कि मैंने ये फोर्स इंक्रीज किया, मैंने ये ब्लॉक पर फोर्स इंक्रीज किया, ठीक है, फोर्स को बढ़ा के मैंने 2 की जगह 5 न्यूटन कर दिया, ये फोर्स इंक्रीज कर दिया। और अभी भी मेरा ऑब्जर्वेशन है, अभी भी मैं देख रहा हूं कि ब्लॉक इज स्टिल एट रेस्ट। ब्लॉक अभी भी रेस्ट पे, ब्लॉक अभी भी रेस्ट पे है, अभी भी मैंने देखा। तो वही चीज की फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा और किस ओर लग रहा होगा? तो मैंने देखा है कि यार मैंने जो फोर्स की वैल्यू ऐसे बढ़ा दी और फिर भी ब्लॉक रेस्ट पे है। मतलब कि अगर फ्रिक्शन एब्सेंट होता तो ये ब्लॉक राइट हैंड साइड की मूव करता, लेकिन ब्लॉक रेस्ट पे तो यहाँ पे टेंडेंसी है रिलेटिव यहाँ मोशन की, ब्लॉक और अर्थ के सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है। तो यहाँ पर जो रोकने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये जो अपोज करने वाला है, ये जो रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो पहली चीज ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। और वो फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव जो मोशन है, ब्लॉक का मोशन के रिलेटिव ऐसे होगा ना, तो बहुत सिंपल से केस है, इसलिए मैं यहाँ पे डॉट वॉट नहीं दिखा रहा हूँ। सिंपल से केसेस में अब ये जो पॉइंट मेथड है वो तो अब क्या दिखाना जब समझ में आ जाए, तो उसके अपोजिट लग रहा होगा। और ये फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा स्टैटिक होगा। कौन सा होगा? स्टैटिक होगा। कोई पूछे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो देखो यहाँ पे वर्टिकल एबिलिटी का अभी कुछ काम है नहीं, इसलिए मैं वर्टिकल एबिलिटी नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं अभी, बाकी किसी फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो बोलोगे कि ये फोर्स यहाँ क्यों है, ये फोर्स यहाँ पर, सिस्टम रेस्ट पे, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, फ्रॉम न्यूटन फर्स्ट लॉ तुम बोल सकते हो इसकी वैल्यू होगी तुम्हारी 5 न्यूटन। तो हम क्या देख रहे हैं कि यार स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है? एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ना। हाँ, सिस्टम अगर रेस्ट पे रहना चाहिए हर स्टोरी पे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को क्या करता जा रहा है? सेल्फ एडजस्ट करता जा रहा है। ये समझ में आ रहा है? तो जैसे एक और केस देख लेते हैं। ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाया ऐसे, ये 10 न्यूटन का ना, हॉरिजॉन्टल से मान लेते हैं 37 के एंगल पे लगाया। और मैंने क्या देखा कि ये ब्लॉक तुम्हारा यहाँ रेस्ट पे है, ब्लॉक इज एट रेस्ट। ये ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं मैं, जो मैंने देखा कि ब्लॉक यहाँ रेस्ट पे है। तो बताओ ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? तो अब मैं ये स्टेटमेंट को समझाने वाला हूं कि स्टैटिक फोर्स कितना लगेगा। तो हम पहले इस फोर्स के कंपोनेंट कर लेंगे। अभी फ्रिक्शन फोर्स हम भूल जाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को भूल गए, तो हमने इस फोर्स के कंपोनेंट, एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पर ये 10 cos 37, दूसरा आएगा यहाँ की ओर 10 sin 37। सिस्टम रेस्ट पे है अगर अभी, और ये कंपोनेंट कर लिए, तो अगर मैं मानता कि फ्रिक्शन एब्सेंट है, तो तुम ये बोल सकते थे कि ये ब्लॉक मूव करता है इसकी वजह से। क्या इसकी वजह से ब्लॉक मूव करता है? क्या नहीं ना। अगर तुम इसको हटा दो अभी, तो क्या इसकी वजह से ब्लॉक मूव करेगा? नहीं ना। बस इसकी वजह से सिर्फ क्या होगा कि ब्लॉक पर लगने वाला जो यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू है, ब्लॉक का अगर मास m है, तो नॉर्मल की वैल्यू तुम्हारी वो बढ़ जाएगी। तो वर्टिकल एबिलिटी का कोई मतलब नहीं है अभी तो, ठीक है। तो मैंने कंपोनेंट कर लिया। क्या कर लिया? कंपोनेंट ऑफ वो फोर्स जो कहां पे लग रहा है, जो कि कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल लग रहा है, उसी की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ब्लॉक इसकी वजह से क्या करता, मूव करता। अगर फ्रिक्शन एब्सेंट है तो, फ्रिक्शन एब्सेंट है तो ब्लॉक इसकी वजह से ऐसे मूव करता, ठीक है। कहां पर मूव करता? अर्थ के रिलेटिव राइट हैंड साइड पे मूव करता। तो फ्रिक्शन तो प्रेजेंट है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? यहां लगेगा। और सिर्फ ब्लॉक यहां रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा? स्टैटिक होगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा? स्टैटिक होगा फ्रिक्शन फोर्स।
और इस स्टार्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स का एक ऐसा कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल है 10 cos 37 के, ठीक है, इसके इक्वल होगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो सॉल्व करेंगे तो cos 37 होता है 4/5, तो 5 2 10, तो ये रहेगा तुम्हारा 8 न्यूटन, ठीक है, 8 न्यूटन। अच्छा देखो यहाँ पर हम ये स्टोरी पे आते हैं, 2 न्यूटन फोर्स लगाया, ब्लॉक अभी भी रेस्ट पे, 5 न्यूटन फोर्स लगाया, ब्लॉक अभी भी रेस्ट पे। हम धीमे धीमे ये फोर्स मान लो बढ़ाते जाए, धीमे धीमे फोर्स बढ़ाते जाए ब्लॉक पे, ब्लॉक मान लो रेस्ट पे है, लेकिन हम एक ऐसी वैल्यू पे पहुंच जाए, एक फोर्स की ऐसी वैल्यू पे पहुंच जाए कि उससे ज्यादा ही जैसे हम हल्का सा फोर्स लगा रहे हैं ब्लॉक मोशन करने लग जाए। मतलब कि तुम्हारा ब्लॉक, ऐसा हमने देखा ना, ऑब्जर्व किया ना कि हमारा ब्लॉक जो है उस पर हम लोग फोर्स के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते जा रहे हैं और एक ऐसी वैल्यू पे पहुंच जाते हैं कि उस फोर्स से ज्यादा जैसे ही फोर्स लगता है हमारा ब्लॉक किस में आ जाता है, मोशन में जाता है। मतलब कि ब्लॉक एक पल, एक टाइम अपना पहले रेस्ट पे था और अगले इंस्टेंट पे मोशन में आ गया है, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग केस। उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग केस। और वहां पे जो फ्रिक्शन लगता है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको पहले यहां नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। देखो अब मैं आगे आगे यहाँ पर क्या चीज कहना चाह रहा हूँ कि ये एक ब्लॉक है, तो ये इस चीज को हमने एक्सपीरियंस यहाँ किया होगा, उस पर हम लोग फोर्स हम लगा रहे हैं। हमने ये कुछ फोर्स लगाया तो हमने देखा इस पर फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, ब्लॉक अगर रेस्ट पे तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना, ब्लॉक रेस्ट पे। हम जैसे जैसे इस फोर्स की मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम इस फोर्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी तुम्हारी क्या होगी, यहाँ बढ़ेगी, क्योंकि एडजस्ट करना है, सिस्टम को रेस्ट पर रखना है। पर इस फोर्स की एक ऐसी वैल्यू आएगी कि जब तुम्हारा ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है, जस्ट अबाउट टू स्लिप, उस वाली कंडीशन में पहुंच जाएगा कि तुम्हारा ब्लॉक अब तो मोशन कर ही देगा। तो उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स आता है ना, उस केस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आता है ना, उस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की एक ऐसी वैल्यू, ठीक है, कि उस वैल्यू के बाद हमारा ब्लॉक क्या हो जाएगा, जस्ट स्लिप हो जाएगा, जस्ट वो स्लिप हो जाएगा, मतलब कि वो मोशन करने लग जाएगा एक्चुअल में। तो उस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, या फिर वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वो हमारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे इसको कि मैं क्या बोल रहा हूं, ये स्टेटमेंट लिख लेता हूं जो समझाया है। if the applied force ये जो applied force है तुम्हारा, if the applied force continues to increase, there comes a point when the block finally breaks away, breaks away मतलब कि ब्लॉक तुम्हारा रेस्ट से, ठीक है, मोशन करने लग जाता है, breaks away and begins to slide, और वो स्लिप करने लग जाता है, स्लाइड करने लग जाता है, मोशन करने लग जाता है ना, and begins to slide,
and begins to slide. ठीक है, the magnitude of static friction force then the magnitude of static friction force acting at that instant is maximum, which is also known as limiting फ्रिक्शन फोर्स। इसी को मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलता हूं, FN। ठीक है, एंड एक्सपेरिमेंटली जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि वो डिपेंड करता है किसके, वो डिपेंड करता है नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स पे। किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट के। ठीक है, मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोल रहे हैं, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स नहीं है, ये अब सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स नहीं है। ठीक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो इससे अच्छा उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोल रहे हो। वो तुम्हारी क्या है, वो तुम्हारी सेल्फ एडजस्टिंग नेचर की नहीं होती है। ठीक है, और वो तुम्हारी किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है तुम्हारी यहाँ पर नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स के। तो जब ये साइन हटाते हैं प्रोपोर्शनल, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंटली है ना, तो जब साइन हटाते हैं तो यहाँ से ये फॉर्मूला आता है, ये कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट होता है म्यू एस। ये तुम्हारा ये कांस्टेंट क्या है, तो ये जो साइन है तुम्हारा प्रोपोर्शनल का साइन, इसको हटा के हम कांस्टेंट लाए, इस कांस्टेंट को बोलते हैं म्यू एस। इसका नाम होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये समझ में आ रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा रेस्ट से मोशन में यहां पर अब कब आएगा, जब उस ऑब्जेक्ट पे हम एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स लगाए कि ये एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारा क्या हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो। मतलब कि 0 से लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स तक के बीच अगर इसकी वैल्यू है ना, तो ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या रहेगा, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा रेस्ट पे रहेगा। ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या रहेगा, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा रेस्ट पे रहेगा। ये हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये दो सरफेसेस के बीच के लिए एक यहाँ पर वैल्यू हमारी ऐसे फिक्स्ड रहती है। ठीक है, और वो हमें गिवन होती है जनरली, या फिर वो हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं। कोई भी दो सरफेसेस के बीच ये वैल्यू अपनी फिक्स्ड है, वो उन दोनों सरफेसेस पर डिपेंड करती है वैल्यू कि हमारे सरफेसेस एक्चुअली है कैसे। ओके, तो उसको नोट करते हैं जल्दी से। तो हम ये बोल सकते हैं कि अब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के तो में ये ध्यान रखना है, ये इक्वेशन कि भाई वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहां पर 0 से लेकर लिमिटिंग फ्रिक्शन तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू 0 से लेकर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एस है ना, यहां तक कुछ भी हो सकती है, और ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। मतलब कि अब जब हम लिमिटिंग के केस में पहुंच जाएंगे तो ये जो तुम्हारी वैल्यू है, ये तुम्हारी स्टार्टिंग फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल रहे हैं ना, एफएल भी बोल रहे हैं। बहुत सारी बुक्स में एफएल भी लिखा होता है,
मैं हमेशा ये यूज करता हूँ एफ एस मैक्स, ये तुम्हारी एग्जैक्टली होती है म्यू एस एन। अदरवाइज तुम्हारा सिर्फ एफ एस लिखना हो तो वो तो हमेशा यहाँ पर ये लेस होगा म्यू एस एन और 0 के बीच, अगर तुम्हें सिर्फ एफ एस लिखना हो तो इन दोनों को यहाँ पर हम कंबाइन करके ये लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। और ये तुम्हारा तभी एक्ट होगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जब वहां पे टेंडेंसी होगी रिलेटिव मोशन की। अब आते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पे। तो ये आसान है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ ये सेल्फ एडजस्टिंग जैसा कुछ नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पे आते हैं तो ये आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये फोर्स हमारा तब लगता है कि जब दो सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन प्रेजेंट हो। ये चीज तो ऑब्वियस है कि फ्रिक्शन प्रेजेंट हो, ये तो होना चाहिए, ये तो अपनी सबसे पहली कंडीशन है, मस्ट कंडीशन है कि फ्रिक्शन तो प्रेजेंट होना चाहिए, पहली चीज ये। और ये तब लगता है व्हेन देयर इज इट acts when there is actual relative motion between the objects in contact। ये तुम्हारा तभी एक्ट होगा जब एक्चुअल रिलेटिव मोशन हो। तो इसमें तो इसकी पहचान करना तो आसान है कि इसमें सिस्टम तो एक्चुअली मूव कर रहा होगा, तब फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे। तो कौन सा लगाएंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है उसका सिंबल हम लोग लेंगे एफ के, और इसका जो फॉर्मूला होता है एफ के। और उसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो तुम्हारा एग्जैक्टली इक्वल होता है म्यू क्यू इनटू एन के। ये कोई अपना इस तरह एडजस्टिंग फोर्स नहीं है, एग्जैक्टली किसके इक्वल होता है? म्यू क्यू इनटू एन के, जहां पर म्यू के क्या है तुम्हारा? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये एक फिर से एक यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन ये सरफेसेस पर डिपेंड करता है। जिस पर दो जो सरफेसेस है, ठीक है, जो आपस में यहाँ पे संपर्क में है, उन पर डिपेंड करता है कि उनका नेचर कैसा है। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं उसको। देखो इन पर अब कुछ यहाँ पर फैक्ट वाली अगर बातें हम करें तो हम ये बोलते हैं कि म्यू एस और म्यू के इन जनरल ये दोनों यहाँ पर क्या होता है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 से अपनी कम होती है इन जनरल मोस्ट ऑफ द यहाँ केसेस। पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है ना। हमने अभी ऐसी सरफेसेस हमने डिजाइन कर ली है जहां पर वैल्यू तुम्हारी क्या है 1 से ज्यादा आ जाए म्यू एस और म्यू के लिए। और दो सरफेसेस के लिए भी इन जनरल दो सरफेसेस के लिए म्यू एस जो होता है वो हमेशा म्यू के से ज्यादा होता है, ठीक है, इन जनरल। ऐसा नहीं कि हमेशा, वो यहाँ पर अपने कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन इन जनरल म्यू एस जो होता है वो हमेशा म्यू के से ज्यादा होता है। वो दो चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। तो होपफुली सबको ये फॉर्मूला समझ में आया कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या है, म्यू एस का मतलब क्या है, म्यू के का मतलब क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो n पर डिपेंड करती है, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की भी जो वैल्यू है वो n पर डिपेंड करती है। n क्या है? n है दो सरफेसेस के बीच, हम जिन सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन फोर्स हम निकाल रहे हैं उन्हीं सरफेसेस के बीच नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है, उन्हीं सरफेसेस के बीच नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग प्रॉब्लम पे आते हैं। हम लोग यहाँ पर ये प्रॉब्लम पे आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जहां पर मैं तुम्हें ऐसे चार्ट, ये एक चार्ट सा दिया है, वो चार्ट हमें फिल करना है। ये यहाँ पर F लगा रहा हूं मैं। इस सरफेस पे हमें म्यू एस की वैल्यू दी है और म्यू के की वैल्यू दी है। अब यहाँ पर दोनों वैल्यूज दी है, 0.3 0.2 ले लेते हैं। इसका मास मुझे दिया है, ये 10 kg दिया है मास। जी तुम ले लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस पे हम लोग ये चार्ट फिल करेंगे। इस पे क्या होगा कि मैं
एफ की वैल्यूज को चेंज करता रहूंगा। तो कितने केसेस ले लेते हैं, कुछ केसेस ले लेते हैं ज़्यादा बड़ा, ये लिखते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पे केसेस बताएंगे ना। एफ की वैल्यूज को मैं चेंज करता रहूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स है ना, उसका मैग्नीट्यूड बताना है ब्लॉक पे, और यहां पर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन बतानी है कि हमारे ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या लग रही होगी। और तो बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ये बताना है हमें। ठीक है, देखो फर्स्ट करते हैं सॉल्व। जब वो एफ मेरा 0 न्यूटन लग रहा है, क्या लग रहा है, 0 न्यूटन लग रहा है, तो तुम्हें अब ये सारी चीजें फिल करनी है। मैंने एफ लगा रहा हूं अभी 0, तो मुझे ये सारी चीजें ऐसे फिल करनी है, ये ठीक है सारी चीजें। अच्छा देखो, अब फ्रिक्शन की, अब ध्यान से सुनना मेरी ये बात, क्या सुनना है मेरी बात, कि जब भी फ्रिक्शन की प्रॉब्लम्स तुम्हें सॉल्व करने को यहाँ पर कही जाए, कुछ भी प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व करनी हो, तुम अपनी हैबिट यहाँ डाल दो। तुम्हारा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि साइड में, ठीक है, साइड में हम एफ एक्स मैक्स और एफ के ये वैल्यू निकाल के रख लेंगे। साइड में हम क्या कर लेंगे, एफ एस मैक्स और एफ के वैल्यू निकाल के रख लेंगे। फटाफट एफ एस मैक्स और एफ के निकालो उस केस के लिए। हाँ तो देखो सब लोगों ने शायद एफ एस मैक्स और एफ के निकाल लिया होगा। देखो ये कैसे निकालते हैं, है ना, और ये ध्यान रखना, ये हमेशा साइड में तुम्हें निकाल के रख लेना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, साइड में निकाल के रख लेना। देखो उसका मैं यूज बताऊंगा क्या है इसका यूज। मतलब ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, अपने दिमाग को बिठा लो। तो एफ एस मैक्स का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन, और एफ के का फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन। तो पहले मुझे एन चाहिए होगा, एन तो आएगा एफ बी डी से। तो अगर मैं एफ बी डी यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर की ओर, मतलब कि नॉर्मल रिलेटिव फोर्स ऊपर की ओर, इसका वेट फोर्स नीचे की ओर, वो आएगा 10 जी। तो 10 इंटू जी मतलब कि 100 न्यूटन। अच्छा ये जो एफ जो हम लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल। अगर ये एफ हम कुछ एंगल पे लगा रहे होते हैं, तो इसका जो यहाँ कंपोनेंट है वो तुम्हारा वर्टिकल क्यों आता, और तब वर्टिकल एफबीडी कुछ और होता। पर अभी तो हम ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। अभी तो यहाँ पर ये जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं, तो फिर इस फोर्स का वर्टिकल एफबीडी में कोई रोल नहीं है। तो अब मैं अगर वर्टिकल एफबीडी देखूं, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एन तुम्हारा 100 के इक्वल होना चाहिए, 100 न्यूटन के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है। तो ये चीज, तो पहला स्टेप क्या है, एफ एस मैक्स और एफ के निकालना है, और उसके लिए तुम्हें एन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तुम एन निकाल लेना है ना। एन कैसा होगा, कांटेक्ट की सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफबीडी बना के, ठीक है वैसा। तो यहाँ पे एन अगर 100 आ गया है, तो म्यूज तुम्हें दिया 0.3, तो 0.3 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 30 न्यूटन, और म्यू के दिया 0.2, तो 0.2 इंटू 100 वो हो जाएगा तुम्हारा 20 न्यूटन, ठीक है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, 30 न्यूटन है, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन है। इसका मतलब क्या है वो समझाता हूं मैं, और यहां पर ये सारे केसेस यहां समझाता हूं मैं, ठीक है। तो वो डेटा पहले मैं निकाल कर रखिए। अब आते हैं प्रॉब्लम पे। मैंने बोला कि अगर ये जो मेरा फोर्स है F, इसकी वैल्यू अगर मैंने 0 दी है, तो ये सारी के सारी चीजें यहाँ चीजें हमें फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जब भी फ्रिक्शन की प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे, तो तुम अपने दिमाग में, ठीक है, अब ये तुम्हें अपने दिमाग में ये बनाना है, या फिर अब कहीं अपना रफ साइड एक और कॉलम रखोगे कि ये डायरेक्शन ऑफ नहीं, एक और कॉलम रखोगे, तो इसका कॉलम का नाम मैं रखता हूं ऐसे कि टेंडेंसी
और एक्चुअल मोशन है ना, ये नाम रखता हूं मैं कि यहाँ पर अब टेंडेंसी है या एक्चुअल मोशन है, ये नाम रखता हूं मैं। और उसकी डायरेक्शन, टेंडेंसी और एक्चुअल मोशन की डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज हमारे सॉल्यूशन का यहाँ पार्ट नहीं है, लेकिन इसकी देखो, इसकी इंपॉर्टेंस का ये मैं समझाता हूँ कि जब मैंने f को 0 रखा, ये f को 0 रख दिया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर मैं फ्रिक्शन को एब्सेंट अगर कर भी दूं, एब्सेंट यहां मान लूं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन होगा, तो कोई मोशन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे ना तो मोशन की टेंडेंसी है, ना तुम्हारा एक्चुअल मोशन है। ठीक है, तो जब कोई मोशन ही नहीं होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट करेगा? 0। फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट है पर एक्ट कितना कर रहा है? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी टेंडेंसी नहीं, मोशन या फिर एक्चुअल मोशन भी नहीं। और जब फ्रिक्शन फोर्स लगी भी नहीं रहा है, उसका डायरेक्शन का मतलब क्या है? और तुम्हारा ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी क्या आएगा तुम्हारा? इसके उसमें 0 आएगा, क्योंकि उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? 0। मान लिया कि मैंने ये फोर्स ले लिया अब 5 न्यूटन, ये सेकंड केस में ये फोर्स ले लिया 5 न्यूटन। तो अब हम लोग केस देखते हैं, ध्यान से इसको सुनना। अब मैंने ये फोर्स ले लिया है 5 न्यूटन, मतलब कि अपनी सिचुएशन कैसी है कि इस ब्लॉक पर यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है? 5 न्यूटन लग रहा है। तो अगर फ्रिक्शन यहाँ नहीं होता तो ये ब्लॉक कहाँ के मूव करता? राइट हैंड साइड के मूव करता। तो फ्रिक्शन फोर्स तो पहली चीज क्या है कि हमें जब भी ये पता करना हो तो उसके लिए फ्रिक्शन को एब्सेंट कर लेना होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर एब्सेंट होता तो ये ब्लॉक के ऊपर सिर्फ 5 न्यूटन लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस 5 न्यूटन की वजह से ब्लॉक कहाँ मूव करता? ब्लॉक मूव करता राइट हैंड साइड की ओर। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? इसके इस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अब ये अपोज तो हो गया, अब यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक? तो इसका डेटा यहां से पता चलता है। इसकी इंपॉर्टेंस अब ध्यान से सुनते हैं कि स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 30, इतनी प्रेजेंट है इस डेटा के यहाँ पे हिसाब से। इसका मतलब क्या है कि स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 30, मतलब कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो है 30 न्यूटन। उसका मतलब क्या है कि हम 30 न्यूटन तक के एक्सटर्नल फोर्स को क्या कर सकते हैं? अपोज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल कितना लग रहा है? 5 लग रहा है। इतना हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, अवेलेबल है, पर इतना लगेगा नहीं। लगेगा कितना? सेल्फ एडजस्ट होकर लगेगा। यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और कितना लगेगा वो तुम्हारा? 5 न्यूटन ही लगेगा, सो दैट कि सिस्टम तुम्हारा ब्लॉक क्या है? यहाँ रेस्ट पर है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा? पहली बार स्टैटिक, और उसकी वैल्यू क्या होगी तुम्हारी? 5 न्यूटन होगी। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कितनी है? ये लेफ्ट हैंड साइड की ओर है। जब ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे 5 लग रहा है तो सिस्टम द्वारा किसमें दिख रहा है? सिस्टम द्वारा यहाँ रेस्ट में दिख रहा है, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन भी कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टेंडेंसी जो मार्क की थी मोशन की, कहाँ की ओर की थी? देखो राइट हैंड साइड की ओर। बिना फ्रिक्शन के हमने देखा कि मोशन जो हो रहा है उसकी टेंडेंसी या एक्चुअल मोशन वो राइट हैंड साइड की ओर है। हमने यहाँ पे टेंडेंसी अब कैसे पता की? इसको देखकर, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को देखकर। तो हमने देखा कि यार यहाँ पर सिर्फ 5 लिखा है, मैक्सिमम कितना रोक सकते हैं? 30 रोक सकते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या होगा? यहाँ पर फिर टेंडेंसी होगी, ब्लॉक का एक्चुअल मोशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को एडजस्ट करके इसके इक्वल कर लेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही आते हैं थर्ड केस पे। अगर मैंने ये हमें 3 कॉलम से फिल करना है। ये तो मैंने अपने लिए यहाँ कॉलम बनाया है सोचने के लिए कि हम पहला स्टेप ये और सेकंड स्टेप हमें ये सोचना होता है। ठीक है, अगर मुझे दिया जाता कि तो इस एफ की वैल्यू हमारी ये मान लेते हैं ऐसे 10 न्यूटन है। क्या है एफ की वैल्यू? ये 10 न्यूटन है। तो बताओ क्या होगा? तो अब देखो हमारी कहानी में क्या होगा कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं ऐसे 10 न्यूटन। ये फोर्स हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स हम ब्लॉक पे लगा रहे हैं 10 न्यूटन। तो अगर फ्रिक्शन एब्सेंट होता तो ये ब्लॉक कहाँ के मूव करता? राइट हैंड साइड पर मूव करता। ठीक है, तो इस ब्लॉक के मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक पर कहाँ लगेगा? लेफ्ट हैंड साइड पर लगेगा। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। अब ये फ्रिक्शन फोर्स होगा कौन सा? काइनेटिक या स्टैटिक? कौन सा होगा? तो इस सरफेस पे यहाँ पर
हमारे पास स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी अवेलेबल है 30, पर यहाँ पर जो मोशन कराने की जो ये टेंडेंसी है वो कितने की है अपनी 10 की, तो ये जो 10 है वो अभी भी 30 से कम है, तो यहाँ पर तुम्हारा स्टैटिक ही फ्रिक्शन फोर्स आएगा और वो ऐसे सेल्फ एडजस्ट होगा कि सिस्टम क्या रहे रेस्ट पे रहे, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ब्लॉक को रेस्ट पे रखता है, ठीक है। तो अभी भी फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, ये स्टैटिक लगेगा, उसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी अभी 10 होगी, डायरेक्शन होगी तुम्हारी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की ओर, सिस्टम रेस्ट पे रहेगा तो एक्शन कितना होगा 0 होगा। अब ध्यान से सुनते हैं, अगर मैंने इसकी वैल्यू को मान लेते हैं कि अब ये 25 न्यूटन यहाँ ले लिया, क्या लगता है 25 न्यूटन ले लिया तो क्या लगता है तुम्हें, तो अगर 25 न्यूटन यहाँ पे लिखा होगा, अब देखो मैं यहीं पे रख करके बता रहा हूँ, यहाँ पर 25 न्यूटन लिखा होगा, तो अगर फ्रिक्शन एब्सेंट होता तो ब्लॉक जाता राइट हैंड साइड की ओर, तो फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा उसके नेगेटिव मोशन को। मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी अपोज कर सकते हैं 30 तक अपोज कर सकते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ यहाँ 25 को अपोज करना है, तो फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लेगा और सेल्फ एडजस्ट होके वो 25 यहाँ पे लग जाएगा, सो दैट की ब्लॉक रेस्ट पे रहे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, डायरेक्शन कहाँ की हो रही है लेफ्ट की और सिस्टम रेस्ट पे ही है, तो उसका एक्सेलेरेशन 0 है। अगर मैंने यहाँ पर जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स F है उसकी वैल्यू को मैंने 30 कर दिया, तो अब बताना है कि क्या यहाँ पर अब बताना है कि क्या मेरा अब डेटा आएगा, तो वो अगर मैंने 30 कर दिया तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो यहां पर जो मोशन करने की जो यहां पर अब टेंडेंसी है वो 30 की है, इस 30 की वजह से सिस्टम राइट हैंड साइड पे मूव करता है, तो इस 30 को हमें अपोज करना है, इस 30 को अपोज करना है, हम मैक्सिमम कितना अपोज कर सकते हैं अगर सिस्टम को रोक के रखना है तो 30, तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा यहाँ पर बढ़ के कहां तक पहुंच गया लिमिटिंग तक पहुंच गया है, तो अभी भी सिस्टम रेस्ट पे रहेगा क्योंकि हम 30 को रोक सकते हैं, दिखा है एफएस मैक्स 30 तक रोक सकते हैं, तो अभी भी अगर 30 की टेंडेंसी तो उसको हम अभी भी रोक सकते हैं, और फ्रिक्शन फोर्स देखो तुम्हारा कहां तक पहुंच गया एफएस मैक्स तक पहुंच गया, ठीक है, लिमिटिंग तक पहुंच गया, और जैसे ही लिमिटिंग तक अब पहुंच जाए तो उसके बाद से अब समझ जाना है कि अब हम और नहीं रोक पाएंगे, मतलब कि अब कैसे कि अगर मैंने 30 से हल्का सा भी ज्यादा फोर्स लगाया, इससे हल्का सा भी ज्यादा फोर्स लगाया, ठीक है, हल्का सा ज्यादा फोर्स, चलो यहां लेते हैं हम लोग 31 ले लेते हैं, मान लो मैंने 31 न्यूटन फोर्स लगाया, तो इस इंफॉर्मेशन के यहाँ पे हिसाब से हम मैक्सिमम कितने फोर्स तक रोक सकते हैं, सिस्टम को रोकने की कोशिश कर सकते हैं 30 तक, पर यहाँ पे कितना है 31 है, इट मींस कि जो हमारे पास फोर्स दिया है 31, क्या उसको हम रोक सकते हैं, तो नहीं, जब ये कंफर्म हो जाए कि हम उसको नहीं रोक सकते हैं तो ब्लॉक अब एक्चुअली मूव ही करेगा, इस केस में कंफर्म है कि ब्लॉक का मोशन होके रहेगा, और जब ब्लॉक का मोशन होके रहेगा तब हम जो फ्रिक्शन लगाएंगे अपोज करेंगे वो हम काइनेटिक लगाएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें ऐसा पता करना होता है कि यहाँ पर स्टैटिक अब कब लगाना है, काइनेटिक कब लगाना है, स्टार्ट हमेशा स्टैटिक से ही करना होता है, कि हमने देखा कि यहाँ बिना फ्रिक्शन के देखा कि ब्लॉक पर इस साइड को 31 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो क्या हम 31 न्यूटन को रोक सकते हैं, अब इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, तो हमारे पास मैक्सिमम जो रोकने की कैपेबिलिटी है वो 30 न्यूटन की है, क्योंकि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है 30 न्यूटन का है, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि 31 को हम लोग अब नहीं रोक सकते, जब नहीं रोक सकते हैं तो कंफर्म है कि ब्लॉक मोशन करेगा ही करेगा, और जब ब्लॉक मोशन करेगा तो उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगाओगे आप कौन सा लगाओगे, काइनेटिक, वो तुम्हारा मोशन के अपोजिट, और उसकी वैल्यू तुम्हारी फिक्स भी है, कितनी फिक्स है 20 न्यूटन, तो यहाँ पर अब कंफर्म हो गया कि अब कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, काइनेटिक लगेगा 20 न्यूटन का, और कहाँ पे लग रहा है, लेफ्ट पे लग रहा है, और जब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट मोशन करेगा ही करेगा, क्यों, क्योंकि वो फोर्स अनबैलेंस हो गया ना, तो मोशन कहाँ पे होगा, ये जो यहाँ पे यहाँ नेट फोर्स क्यों है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो 0 तो आएगा, एक्सेलरेशन आएगा ये फोर्स माइनस ये फोर्स 31 माइनस ये 20 अपॉन मास, है ना, न्यूटन का सेकंड लॉ है, एक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, तो ये तुम्हारा कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 11 बाय
इन 10, ठीक है, 11/10 को लिख सकते हैं 1.1 अगर तुम पूरा सॉल्व करना चाहो। होपफुली यार मेरी ये बात सबको समझ में आ रही हो ना। इसको देखो जल्दी से, इसको थोड़ा सा इसका चिंतन करो, इसको लिखो यहाँ पर थोड़ा सा। अरे यहाँ पर ये जो डेटा है ना, ये मैंने इस वाले कॉलम में लिखना था, ऊपर का आंसर 0 है यहाँ पे, गलती से इसका कॉलम चेंज कर दिया, यहाँ है ना। ओके, ये यार करेक्शन कर लेना, वो तो ऊपर वाला था तो 0 है, कभी भी देखो सर स्टार्टिंग कुछ लग रहा है, बस वो लिमिटिंग हो गया है, तो अभी भी ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो हमें अब समझ में आ रहा है कि कब फ्रिक्शन स्टैटिक लगाना है और कब काइनेटिक लगाना है, और इस वाले डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है ये साइड में लिख के इसके हिसाब से हमें चीजें डिसाइड करनी है। इसलिए मैंने बोला था कि फ्रिक्शन फोर्स ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फोर्स है, क्योंकि हमें वहां पर ठीक है लॉजिकली चीजें डिसाइड करनी होती है। देखो डेटा तो फॉर्मूला आसान है, पर कौन सी वैल्यू यहाँ पे चूज होगी उसके लिए यार हमें दिमाग लगाना है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अब मैंने यहाँ पर फोर्स 35 न्यूटन ले लिया, तो ये पूरा का पूरा हम कॉलम फिल करते हैं। तो अगर मैं 35 न्यूटन लूंगा तो क्या ये 35 को हम रोक सकते हैं? रोकने की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 30। तो अगर फ्रिक्शन एब्सेंट होता तो हम 35 को नहीं रोक सकते, तो स्टैटिक से ऐसे चेक करना है ना, ऐसे चेक करना है। इस स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू का मतलब कि ऐसे चेक करना है कि फ्रिक्शन नहीं हो तो देखना है कि यहाँ पर इफेक्टिव यहाँ फोर्स कितना है, जिसको हम टेंडेंसी बोलते हैं कि भाई इतने से ऑब्जेक्ट, इतने फोर्स से ऑब्जेक्ट मूव करना चाहेगा, ठीक है। और अब फ्रिक्शन उसको रोकने आएगा तो मैक्सिमम कितने को रोक सकता है? 30 को, लेकिन ये तो 30 से तो अपना ज्यादा है, 35 है, तो ब्लॉक रेस्ट पे नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो ब्लॉक जब मोशन करेगा तो फ्रिक्शन अब स्टैटिक नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा? काइनेटिक लगेगा। जब एक्चुअल मोशन होगा तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स्ड है। यहाँ 35 है तो भी काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है? अभी भी 20 लग रहा है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स्ड होती है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे लग रहा है। तो जो अब एक्सेलरेशन आएगा तो वो आएगा यहाँ पे नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना है? 35 माइनस ये 20 अपॉन मास, ये हो गया टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो आएगा 15/10, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? ये आएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड सो ऑन। फिर तो अब आगे तुम्हें पता है कि अब फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक ही लगता रहेगा, ठीक है। तो फिर तुम्हारा ये समझ में आया, ये बहुत ही आसान सा केस है। अब हम लोग कुछ और आसान सी प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये भी सारे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। इन सब प्रॉब्लम्स में एक चीज तो यहां पर सेम रहने वाली है कि यहां पर हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, दूसरी सरफेस क्या होगी? अपनी फिक्स्ड रहेगी। जैसे यहाँ पे अर्थ की सरफेस फिक्स्ड है, उसके ऊपर ब्लॉक मोशन यहाँ कर रहा है या कर सकता है, ठीक है। उस टाइप की प्रॉब्लम्स ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, और फिर धीमे धीमे हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में जाएंगे, ठीक है। तो ये आसान सी प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि एक सरफेस फिक्स्ड होती है और दूसरी सरफेस मूव कर रही होती है, ठीक है। जैसे एक और लेते हैं प्रॉब्लम। अब मैं कोई चार्ट यहाँ नहीं बनाऊंगा और हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। एक ब्लॉक है, उसका मास है ये 20 kg, इधर लगाया मैंने फोर्स 60 न्यूटन का, इधर लगाया मैंने फोर्स 40 न्यूटन का, म्यूएस दिया है 0.3, म्यू के दिया है 0.2, जी ये ले लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें बताना है कि इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, है ना, उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, और ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स
एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, और सेकंड चीज फाइंड करनी है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। देखो ये सेकंड चीज तो बहुत इजीली फाइंड हो जाएगी। एक बार अगर हम ये डिसाइड कर लें कि ब्लॉक को फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, ये डिसाइड कर लें, तो एक्सेलरेशन तो इजीली फाइंड हो जाएगा। इसके लिए तो तुम्हें न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करना है। मेन चीज तो क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में डिसाइड करना। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें मैंने सिखाई थी, क्या सिखाई थी पहले मैंने, कि हमेशा हम साइड में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल के रख लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है μs into n, और इसका फॉर्मूला होता है μk into n। इसकी रिक्वायरमेंट अब यहाँ पर हम कैसे यूज करेंगे वो अलग चीज है। अभी ये पहला स्टेप, ये मेरे आंसर्स नहीं होते, ये ध्यान रखना, ये मेरा आंसर नहीं है, ये हम साइड में इन दोनों वैल्यूज को निकाल कर रख लेंगे। तो उसके लिए मुझे n की रिक्वायरमेंट होगी, तो n की रिक्वायरमेंट वर्टिकल एक्सिस से आएगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर n है और नीचे इस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से आएगा। इन केस में, इस केस में ये आएगा ऊपर की ओर, ठीक है, 20g, तो ये आएगा 200। और ये दोनों फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इन दोनों फोर्सेस के जो यहाँ कंपोनेंट्स है वो वर्टिकल तो हो नहीं सकते, तो वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ ये दो फोर्स दिखाई देंगे, और वर्टिकल डायरेक्शन में तो सिस्टम रेस्ट पे ही होगा, ठीक है। तो हम लिख लेंगे कि n तुम्हारा किसके इक्वल होगा, 200 के, तो म्यूस आ जाएगा तुम्हारा 0.3 into 200 हो जाएगा 60 न्यूटन, और म्यू के इंटू एन, तो म्यू के हो जाएगा 0.2 into 200 रहेगा 40 न्यूटन। ओके, ये चीज हो गई, ये अलग से निकाल के पहला स्टेप हो गया, ये दोनों डेटा अलग से निकाल लेना है। देखो अभी तक मैं ये देखो, ये डेटा अलग से निकाल लिया, पर ये आंसर नहीं है। तुम ये नहीं बोल सकते कि सर इतना फ्रिक्शन लग रहा है या इतना फ्रिक्शन लग रहा है, हमें पता नहीं अभी इन दोनों में से कौन सा लग रहा है। ये तो तुम्हारा लिमिटिंग है, ये काइनेटिक है। स्टैटिक का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि वो तो सेल्फ एडजस्टिंग है, तो हमें पता नहीं। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम अज्यूम कर लेंगे कि कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो बताओ ब्लॉक का मोशन कहाँ पे होता, तो तुम्हें देखा राइट हैंड साइड की ओर 60 है, लेफ्ट की ओर 40 है, और कोई तो है नहीं इस साइड की ओर फोर्स एफबीडी में, बाकी जो सारे फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये ब्लॉक इस साइड की ओर मूव करता, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है 20 न्यूटन का, ये यहाँ लगता। तो हम तो सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है विदाउट फ्रिक्शन। सेकंड स्टेप क्या होता है, फ्रिक्शन को एब्सेंट करने के बाद हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना टोटल रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है। विदाउट फ्रिक्शन हमारे ऑब्जेक्ट पर टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है, जिसको मैं टेंडेंसी बोलता हूं आसान सी भाषा में, कि हमारे ब्लॉक पर टेंडेंसी देखेंगे फोर्स की। तो ब्लॉक पर जो यहाँ पर टोटल टेंडेंसी है वो राइट हैंड साइड की ओर कितने की, 20 न्यूटन की। अब थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप पे हमें क्या सोचना है कि अब फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन तो प्रिवेंट है, तो अब फ्रिक्शन लगाना हो तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमारा ब्लॉक इसकी वजह से राइट हैंड साइड की ओर स्लिप करेगा अर्थ की सरफेस के ऊपर। या आसान सी प्रॉब्लम में एक सरफेस फिक्स्ड है, दूसरी सरफेस ही मूव कर रही है, ठीक है। तो ये है, तो हमें पता है कि ब्लॉक अब 20 न्यूटन की यहाँ पे फोर्स की वजह से राइट हैंड साइड को स्लिप करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स को अपोज करेगा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ये स्लिपिंग मोशन को अपोज कर रहा है। तो सबसे पहले आएंगे हम लोग काइनेटिक के पास। कहां स्टार्ट करना है, हमेशा काइनेटिक से। काइनेटिक जो फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 60 है। हमें सिर्फ कितने को रोकना है, ये 20 को। जब ये दिख जाए, क्या दिख जाए कि जो टेंडेंसी है उसकी वैल्यू काइनेटिक की मैक्सिमम से अगर कम है ना, तो हमेशा कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक लगेगा। हमेशा कौन सा लगेगा, स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट, इनसे कोई मतलब नहीं है, मोशन के अपोजिट। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो एग्जैक्टली उसके ऊपर लगता है, एग्जैक्टली उतना लगता है जितना एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा कि जो हमारा ब्लॉक है उस पर फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक लगेगा, उसकी वैल्यू 20 होगी, क्योंकि हम मैक्सिमम कहां तक रोक सकते हैं,
हम 60 न्यूटन तक की टेंडेंसी को रोक सकते हैं। तो हमें तो सिर्फ कितना रोकना है, 20 नो यहाँ रोकना है। तो फिर जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो एडजस्ट होगा, 20 हो जाएगा और उसको रोक लेगा। ठीक है, तो ये मिल गया। अगर उसको रोक लिया है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, क्योंकि हमने रोक लिया ना। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। होपफुली यार ये चीज तो समझ में आ गई ना सबको। अब तुम लोगों को कुछ मैं होमवर्क याद दे देता हूँ। ये दोनों फोर्सेस हॉरिजॉन्टल हैं। ये एफ की मैं अलग अलग वैल्यूज दूंगा, तुम्हें फिर से चार्ट अब फिल करके तुम्हें रखना है ना, होमवर्क है तुम्हारा ये। क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है फ्रिक्शन फोर्स, एंड एक्सेलरेशन of the block, find friction force and acceleration of the block. If फर्स्ट केस में F है तुम्हारा 0 न्यूटन, सेकंड केस में F है तुम्हारा 5 न्यूटन, थर्ड केस में F है तुम्हारा ये 10 न्यूटन, फोर्थ केस में F तुम्हारा ये 20 न्यूटन है, फिफ्थ केस में F तुम्हारा 40 न्यूटन है, सिक्स्थ केस में F तुम्हारा 60 है, और सेवेंथ केस में F अगर 100 न्यूटन है। यहाँ पर ये 7 केसेस, ये F की वैल्यूज को अलग अलग केस में ये चेंज करके दे रहा हूँ। तब बताना है कि ना ये ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स कितना और कहाँ को रिएक्ट कर रहा होगा, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ये तुम्हारा होमवर्क है। तो होपफुली सबको आज की क्लास यहाँ समझ में आई होगी। कल की क्लास को हम इस प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में मिलते हैं।